नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली वश शो। 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, ज्यादा समय नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि जगहों के नाम बदले जाएंगे। शहरों के बाद यूपी की ग्राम पंचायत का नाम बदला जा रहा है। ये भले ही एक ग्राम पंचायत है, लेकिन सीएम योगी ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद इस जगह का जिक्र किया था। आखिरकार अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस जगह का नाम बदल ही दिया। अगली खबर भी चुनावी प्रदेश यूपी से ही है। 25 अगस्त 2021 को सीएम योगी की किसानों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें किसानों के बिजली कनेक्शन से लेकर पराली जलाने के मुकदमे भी शामिल हैं। इसके बाद बात होगी एक ऐसे राज्य की जहां कोरोना का प्रकोप खत्म ही नहीं हो रहा है। केरल में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। इस बीच देश के कई राज्य सरकारों ने स्कूल शुरू करने के संकेत दिए हैं। जानेंगे स्कूल खोलने को लेकर क्या है राज्य सरकारों का रोड मैप। आगे बढ़ेंगे सियासत की तरफ। दागी विधायकों, सांसदों पर लंबित सीबीआई और ईडी मामलों की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कई मामलों में 10 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन चार्जशीट तक दायर नहीं की गई है। इसके बाद जानेंगे सरकार ने अफगान नागरिकों के भारत आने के लिए क्या पैमाना तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए आदेश जारी किया था, जिसका पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले के बाद राजधानी की 36 लाख गाड़ियां कबाड़ बन जाएंगी। आखिर में एक पॉजिटिव खबर। 24 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ से एक पॉजिटिव खबर आई है। यहाँ के आदिवासी समाज में महिलाओं का दर्जा पुरुषों से ऊंचा है। इन आदिवासी परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं। 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव थे। पूरे राज्य में चुनावी प्रचार जोर शोर पर था। यूपी के उन्नाव में एक जनसभा आयोजित की गई थी। इसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार बनी तो मियागंज का नाम मायागंज कर दिया जाएगा। सरकार बने 4 साल पूरे हो चुके हैं। 31 जुलाई 2021 को स्थानीय विधायक बंबालाल दिवाकर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा। पत्र में मियागंज का नाम मायागंज या फिर भोपत खेड़ा करने की मांग उठाई गई। अब जिलाधिकारी ने पत्र संबंधित सरकारी विभाग को भेज दिया है। नाम बदले जाने का मतलब है कि इस जगह का नाम कुछ और भी था। जगह के नाम का इतिहास था, जिसकी जमीन पर नाम बदलने की कवायद हुई। दस्तावेजों में जगह का नाम सबसे पहले 250 साल पहले बदला गया था। 1771 में अवध के नवाब असरफुद्दौला के वित्त मंत्री मंगलामुखी मियां अल्मास अली खान ने इसका नाम मियागंज रखा था। इसके पहले जगह का नाम भोपतपुर था। मियागंज के बुजुर्ग साबिर अली अंसारी बताते हैं कि ये गांव असरफुद्दौला नवाब लखनऊ के नजदीकी मियां अल्मास अली खान ने बसाया था। बसाने के पहले गांव को भोपतपुर कहा जाता था। मियागंज और आसपास के कुछ क्षेत्रों को लेकर अंग्रेज कर्नल लॉन्स ने किताब लिखी है, 40 डेज इन अवध। इस किताब में उन्नाव स्थित ग्राम पंचायत का वर्णन है। मियागंज में 52 गुर्ज यानी कि गुबंद और 53 कुएं थे। अंग्रेज शुरू से इन सभी को खत्म करना चाहते थे। बाद में लगभग 40 दिन के भीतर उन्होंने गुंबद और कुओं को खत्म कर दिया था। मियागंज का शुरुआती नाम सरंबा निवासी भोपत सिंह के नाम पर रखा गया था, जिसे लोग भोपतपुर कहते थे। बाद में लखनऊ के नवाब असरफुद्दौला के नजदीकी मियां इल्मास ने इसका नाम मियागंज रख दिया था। मियागंज ग्राम पंचायत में ब्लॉक मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार संबंधित महकमा नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगाता है तो पूरे ब्लॉक का नाम मायागंज हो जाएगा। ये ग्राम पंचायत और भी कई कारणों से प्रसिद्ध है। यहाँ एक मोहल्ला है जिसे तोपखाना कहा जाता है। यहाँ तोपें रखी जाती थी। इस ब्लॉक में कुल 140 गांव हैं और 74 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ हिंदू आबादी 46% और मुस्लिम आबादी 54% है। आषाढ़ के दौरान यहाँ एक पशु मेले का आयोजन होता है। लोग इस आयोजन में तमाम उत्पाद, कृषि उपकरण, मिठाइयाँ, खिलौने और अन्य वस्तुएं लेकर आते हैं। गांव में बुधवार और शनिवार को एक बाजार लगाया जाता है, जहाँ मुख्य रूप से अनाज और सब्जियों की बिक्री होती है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। 25 अगस्त को प्रगतिशील किसानों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हुई। इसमें सीएम योगी ने गन्ना मूल्य बढ़ाने के साथ कई बड़े ऐलान किए। पश्चिमी यूपी के किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। पराली जलाने के सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे और उन सब पर लगाया गया जुर्माना भी वापस होगा। इसके अलावा बिल बकाया होने के कारण किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए जा चुके हैं। वहीं गन्ना किसानों की मांग को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि साल 2010 से बकाया रहे अधिकांश गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। अब सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने जा रही है। अगली खबर केरल से है। वो केरल जहां कोरोना मामलों में महज एक दिन के भीतर 30% की बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना संक्रमण के 31,445 मामले सामने आए और 215 मौतें दर्ज की गई। ये पूरे देश में कोरोना संक्रमित मामलों का 65% है।
पिछली बार केरल में एक दिन के भीतर 30,000 से ज्यादा मामले 20 मई को आए थे। इसके अलावा पॉजिटिविटी दर 19.03% है। एक तरफ देश में जहां कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट आ रही है, वहीं केरल में कोरोना के हालात फिर से भयानक होते जा रहे हैं। केरल की तुलना में पूरे देश में 37,593 मामले सामने आए हैं और 648 लोगों की मौत हुई है। देश का औसत रिकवरी रेट फिलहाल 97% है। एक तरफ देश के संक्रमित मामलों में गिरावट आ रही है, उसी के मद्देनजर केरल के हालात चिंताजनक है। केरल में हालात भले चिंताजनक है, लेकिन देश में कोरोना के हालात सामान्य हो रहे हैं। अब स्कूल खुलने के आसार बन रहे हैं। 25 अगस्त को 3 राज्यों ने कहा कि वो सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोलना शुरू कर देंगे। इस कड़ी में सबसे पहले आती है दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की सिफारिश की है। बिहार में भी एक दिन पहले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल और कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। इसके अलावा गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2 सितंबर से 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए 50% क्षमता के साथ स्कूल शुरू किए जा सकेंगे। वहीं राजस्थान सरकार का कहना है कि सरकारी और निजी स्कूल 2 शिफ्ट में चलेंगे। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का पहला समूह सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच चलेगा। इस क्लास ग्रुप का दूसरा समूह 12:30 से 5:30 बजे के बीच पढ़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर के दूसरे सप्ताह से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोलने की बात कही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बच्चों के स्कूल 4 सितंबर तक बंद रहेंगे। आखिर में हरियाणा सरकार ने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 1 सितंबर से 4वीं और 5वीं की क्लास शुरू करने का फैसला किया है। अब बात सियासत के दागदार चेहरों की, जिन पर कार्रवाई को लेकर देरी हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। देश के तमाम सांसदों और विधायकों पर कई मामले चल रहे हैं, जिन्हें लेकर ईडी और सीबीआई ने चार्जशीट दायर करने में देरी की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई और ईडी ने जितने मामले दर्ज कर रखे हैं, उन पर जांच की रफ्तार धीमी है। हालांकि एजेंसियों ने अभी तक इसकी कोई वजह नहीं बताई है कि कई केसेस में 10 साल बाद भी चार्जशीट क्यों नहीं दायर की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की तरह जांच एजेंसियां भी मैन पावर की कमी से जूझ रही हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट सलाहकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 122 सांसदों, विधायकों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं। इनकी जांच ईडी कर रही है। वहीं सीबीआई ने माननीयों पर कुल 121 मामले दर्ज किए हैं। इस पर जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि ज्यादातर मामले 10 से 15 साल पुराने हैं, लेकिन उनमें भी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में केवल संपत्ति कुर्क करने से मकसद पूरा नहीं हो जाता है। अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों के भारत आने को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अफगानिस्तान के नागरिक अब केवल ई वीजा पर ही भारत आ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले से जारी किए गए अफगान नागरिकों के सभी वीजा अवैध माने जाएंगे। मंत्रालय का यह भी कहना था कि अफगानिस्तान के ताजा हालातों को देखते हुए ई वीजा जरूरी था। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के हालातों को देखते हुए एक आदेश जारी किया था। आदेश के आधार पर दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के परिचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के आधार पर अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली की राज्य सरकार ने सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने की बात कही है। 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों से जुड़े इस आदेश के आधार पर दिल्ली में ऐसी लगभग 36 लाख गाड़ियां हैं। यह आदेश लागू होते ही सभी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है। इस आदेश को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्क्रैप पॉलिसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में आपके लिए एक पॉजिटिव खबर है। कम ही लोग जानते हैं कि 26 अगस्त महिला समानता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे मौके पर छत्तीसगढ़ से एक पॉजिटिव न्यूज है, खासकर समाज के उस तबके से जिस पर गौर किए जाने की जरूरत है। यहाँ के आदिवासी समुदाय में महिलाओं का दर्जा पुरुषों से ऊंचा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो परिवार की मुखिया महिलाएं ही होती हैं। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में घरों की प्लेट पर मुख्य नाम महिलाओं का ही होता है। इसका एक मतलब ये भी है कि परिवार का परिचय पुरुषों के नाम से नहीं बल्कि महिलाओं के नाम से होता है। अब हम शो के आखिर में आ चुके हैं। यहाँ हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, लेकिन उससे पहले कल पूछे गए सवाल का जवाब दे देते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि वर्नाकुलर एक्ट क्या है। इसे देसी प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। वायसराय लिटन ने इस अधिनियम को 1878 में पास करवाया था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था, लेकिन यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस एक्ट का बड़े जोर से विरोध किया था।
वहीं हमारा आज का सवाल है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। बाकी इसका जवाब हम अपने कल के शो में देंगे। तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।